हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर राइट यानी उपभोक्ता के अधिकार चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर क्या बताया गया है और क्या क्या चीज़ें या क्या क्या बातें कही गई हैं उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में या कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में। इस चैप्टर में हम देश में बाजार की कार्यविधि के बारे में कंज्यूमर राइट के मुद्दों पर विचार करेंगे। बाजार में असमान स्थितियों के बहुत से पहलू हैं तथा नियमों और कानूनों को लागू करने की स्थिति भी सही नहीं है। इसलिए कंज्यूमर को वास्तविकता से परिचित कराने और कंज्यूमर मूवमेंट के मामलों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। इस चैप्टर में कुछ घटनाओं को बताया गया है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ कस्टमर शोषण का शिकार हो जाते हैं और कैसे वैध संस्थाओं ने उनके उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में उन्हें सहायता प्रदान की। इसके साथ ही जो उपभोक्ता के आंदोलन हुए हैं भारत में, उन आंदोलनों के बारे में भी बताया गया है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट के डिसीजन के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग कंज्यूमर कोर्ट में क्यों गए, ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए संघर्षरत रहे। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से सही व्यवहार न होने के कारण और कंज्यूमर राइट का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये डिसीजंस कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से लिए गए हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हमारी भागीदारी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों रूपों में होती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक के रूप में कृषि उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्र में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं व सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग या कंज्यूम किए जाने वाली या अंतिम वस्तुएं होती हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में या सेक्टर्स में मजदूरों की सुरक्षा के लिए किस तरीके से काम किए जा सकते हैं या किस तरीके से मनी लेंडर्स से या साहूकारों से ज़्यादा ब्याज से लोगों को बचाया जा सकता है। इसके साथ ही कंज्यूमर एक अकेला व्यक्ति होता है जो स्वयं को बाजार में कमज़ोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो सेलर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर पर डालने का प्रयास करता है। जैसे बिक्री हो जाने के बाद सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। बाजार में कंज्यूमर का शोषण कई तरह से होता है। जैसे कभी कभी व्यापारी गलत तरह से व्यापार करने लगते हैं, जैसे दुकानदार कम वजन की चीज़ें तोलते हैं या एक्स्ट्रा टैक्स इंक्लूड कर देते हैं या मिलावट और ख़राब वस्तुएं बेच देते हैं। जब प्रोड्यूसर शक्तिशाली होते हैं, ताकतवर होते हैं और कंज्यूमर कमज़ोर और बिखरे हुए होते हैं तो बाज़ार उचित तरह से काम नहीं करता। अधिक पूंजी वाली बड़ी शक्तिशाली कंपनियां अलग अलग तरीके से बाज़ार को प्रभावित करती हैं। कभी कभी कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचने के लिए गलत जानकारी भी देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आप रेलवे द्वारा यात्रा कर चुके हैं तो आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे लगभग सभी खाद्य पदार्थों के भयानक स्वाद को याद कर सकते हैं। यहाँ तक कि रेल पेंट्री द्वारा दिया जाने वाला भोजन भी भयानक गुणवत्ता का होता है। इस चैप्टर में और आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि आखिर कस्टमर यानी ग्राहक कौन होता है। कस्टमर वो व्यक्ति होता है जो बाज़ार में जाकर
चीज़ों को खरीदता है या सर्विसेज को इस्तेमाल करता है, उसे कस्टमर या ग्राहक कहा जाता है। कंज्यूमर राइट, उपभोक्ता के अधिकार या ग्राहकों के कौन कौन से अधिकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के अधिकार होते हैं, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन यानी ग्राहकों का शोषण, यह वह स्थिति होती है जिसमें व्यापारी या प्रोड्यूसर कंज्यूमर के साथ धोखा करते हैं और उन्हें किए गए वादों से मुकर जाते हैं या कम सामान या घटिया क्वालिटी का सामान देते हैं। कंज्यूमर मूवमेंट ये एहसास कराता है कि बेईमान विक्रेताओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है, जिससे उनको कहीं भी ठगा हुआ महसूस ना होना पड़े। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें वो सभी मीजर्स होते हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट 1986 में पास हुआ था। इस एक्ट में कंज्यूमर्स के विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर एक त्रिस्तरीय जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। एगमार्क, विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने लेबल पर लिखे अक्षरों जैसे ISI, एगमार्क या हॉलमार्क के लोगों को देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदता है तो ये लोगो और प्रमाणक चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता या क्वालिटी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो इन प्रमाण पत्रों को जारी करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में लोगों को प्रयोग में करने की अनुमति देते हैं। ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता के मापदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मापदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की सुरक्षा और हेल्थ को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, जैसे LPG सिलेंडर, फूड कलर्स, सीमेंट, बोतलबंद पेयजल, इनके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। एगमार्क सरकार की एक मुहर है जो कुछ चुने हुए कृषि उत्पाद की या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की गुणवत्ता की गारंटी देता है। ये कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के तहत लागू हुआ, जो 1986 में संशोधित किया गया। इसमें शहद, मसाले और दूसरे फूड आइटम्स आते हैं। BIS हॉलमार्क, BIS इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। यह कंज्यूमर्स को गुणवत्ता की कमी और औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के अलग अलग मानकों से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ एगमार्क केवल कृषि उत्पादकों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, यह खाद्य उत्पादों में उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खाद्य मानक, दिशा निर्देश, प्रथाओं के कोड विकसित करता है। कंज्यूमर मूवमेंट यानी ग्राहकों के आंदोलन यानी कंज्यूमर के आंदोलन। कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत ग्राहकों के असंतोष के कारण हुई। पहले ग्राहकों को मार्केट में शोषण से बचाने के लिए कोई रूल या रेगुलेशन नहीं था। पहले यह मान लिया जाता था कि ग्राहकों की ही जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त वह सावधानी बरते। इस जागरूकता को लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए। भारत में सामाजिक बल के रूप में कंज्यूमर मूवमेंट का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट की वजह से 1960 में कंज्यूमर मूवमेंट का उदय हुआ। 1970 तक कंज्यूमर मूवमेंट में आर्टिकल लिखने और एग्जीबिशन लगने लगी। दुकानों और बाज़ारों पर नज़र रखने के लिए
ग्रुप्स बनाए गए। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था, जो कोपरा के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर इंटरनेशनल 1985 में यूनाइटेड नेशन ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया। यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने के लिए, राष्ट्रों के लिए और ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने के लिए, उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। इंटरनेशनल लेवल पर यह उपभोक्ता आंदोलन का आधार बना। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों में 240 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्था बन गया है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता शिकायत केंद्र के नेशनल ऑफिस के बारे में या राष्ट्रीय कार्यालय के बारे में, जो कि दिल्ली में है। सेफ्टी इज़ एवरीवन्स राइट, सुरक्षा सबका अधिकार है। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं रेजी सफरिंग यानी रेजी का कष्ट। इस पिक्चर में बताया गया है कि रेजी को पता चलता है या रेजी की पीड़ा से हमें पता चलता है कि कैसे एक अस्पताल, डॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के कारण, एनेस्थीसिया देने के कारण एक छात्र को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया गया। जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है। सेफ्टी वाल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। फिर भी हमें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का उचित रूप से देखभाल नहीं हो रही है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपको पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ मिलती हैं। ये जानकारियाँ उस वस्तु के इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में होती हैं। साथ ही मैन्युफैक्चर प्लेस के बारे में भी उसमें लिखा होता है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देश लिखे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? ये इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने की अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब दुकानदार पर आरोप लगा देते हैं और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते हैं। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति MRP से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह MRP के द्वारा इंगित किया हुआ होता है या बताया गया होता है कि उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोलभाव कर सकते हैं। आज सरकार ने कई सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए
सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कामों की सभी सूचना पाने का अधिकार देता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, जिसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे। ये आपकी बुक में एक स्टोरी है, वेटिंग, इंतज़ार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी सर्टिफिकेट्स को जमा करने और इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। राइट टू चूज यानी चयन का अधिकार। किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप उसके साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं तो आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता है। When choice is denied, चयन के अधिकार का उल्लंघन। इस स्टोरी में हम देखेंगे रिफंड यानी पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में वोकेशनल पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। जब उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने या कोर्ट ने इंस्टीट्यूट को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि उस छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने या इंस्टीट्यूट ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया, यानी पेनल्टी लगाई। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर पेनल्टी लग सकती है, साथ ही जेल भी हो सकती है। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। ग्राहक को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। राइट टू सीक रिटर्सल, क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि कोई ग्राहक निर्माण दोषों के कारण निर्माता द्वारा या प्रोड्यूसर द्वारा किए गए झूठे वादे से प्रभावित हो जाता है तो उसके क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार के तहत उसे या तो सही की चीज़ दी जाती है या उसको बदलकर दूसरी चीज़ या दूसरी वस्तु दी जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है, अगर आप कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं, उसके बिल में कुछ हिडन चार्जेस लगाए गए हैं जो आपको पहले नहीं बताए गए, तो मोबाइल कंपनी बीच में रिंगटोन के चार्जेस ऐड कर देती है या आपकी परमिशन के बगैर रिंगटोन लगा देती है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इस समस्या को लेकर और वहाँ से आपको इसका समाधान मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश की बात की गई है। प्रकाश
ने मनी ऑर्डर किया था अपनी बेटी की शादी के लिए। इसमें बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को वो पैसे नहीं मिले। प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का उत्तर सही नहीं दिया गया, तो प्रकाश ने रीजनल कंज्यूमर फोरम में उसकी शिकायत की। प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराने जाता है और अदालत के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर रखता है। वहाँ पर बहस की जाती है। अदालत के जज दस्तावेजों को चेक करते हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, और जज फैसला सुनाते हैं। और इसमें जो फैसला सुनाया जाता है वो यही कि किस तरीके से उन्होंने उसको काम को किया, या सारे स्टेप्स बाय स्टेप्स चीज़ों को देखा। कंज्यूमर फोरम। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्होंने उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं, गाइडेंस करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने स्थानीय निवासी कल्याण संघ का बोर्ड अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के नाम कोई अनुचित व्यावसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, जिसमें कंप्लेंट करने वाले का नाम, उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर और क्या कंप्लेंट है, और साथ ही अगर वहाँ पर कोई करेक्शन है या कंप्लेंट किस नेचर की है तो उसके बारे में लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते हैं और उसके बाद सबमिट कर देते हैं। ये फॉर्म की डिटेल आपको दी गई है। कंज्यूमर कोर्ट। कोपरा के तहत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर एक 3 टियर क्वेसी जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर सुनवाई होती है। स्टेट लेवल पर 20 लाख से 1 करोड़ तक और नेशनल लेवल पर 1 करोड़ से ऊपर के मुकदमों में सुनवाई होती है। यदि कोई मुकदमा डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट से खारिज हो जाता है तो कंज्यूमर स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल के कोर्ट में अपील कर सकता है। नेशनल कंज्यूमर्स डे। 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन इंडियन पार्लियामेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय बने हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन में संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 25 से 30 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। कंज्यूमर ड्यूटीज। ग्राहक के अधिकारों को सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु या सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, या अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित हैं तो आप उसकी कंप्लेंट करके उसमें सुधार के लिए कह सकते हैं। पैसा वापसी या वस्तु बदलने की डिमांड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वस्तु सही नहीं है तो उसमें रिप्लेसमेंट के लिए या रिफंड के लिए आप कह सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है कोई चीज़, तो उसको आप पूछ सकते हैं। जिस भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हो उसमें जानकारी होनी चाहिए या उसमें सूचना देनी चाहिए।